हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पासो क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों यूपी टेट सी टेट और सुपर टेट की परीक्षाओं में जो अधिगम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बात करेंगे अधिगम के नए उपागम और आधुनिक सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। अधिगम का जो मानवतावादी सिद्धांत दिया था वह दिया था दोस्तों अब्राहम मास्लो और कार्ल रोजर्स ने दोस्तों। बात की जाए सामाजिक संरचनात्मक उपागम के बारे में कि उसके मुख्य जो प्रवर्तक थे वे थे दोस्तों लेव वाइगोत्स्की दोस्तों। संज्ञानात्मक उपागम के जो जनक कहे जाते हैं वे कहे जाते हैं दोस्तों संज्ञानात्मक या संरचनात्मक उपागम की जब बात की जाएगी तो उसके जो जनक हो जाएंगे वह हो जाएंगे दोस्तों जीन पियाजे। तथा अधिगम का जो सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत जो दिया था वह दिया था दोस्तों रिचर्ड एडकिसन एवं रिचर्ड शिफ्रिन ने दोस्तों। बात करेंगे अधिगम का प्रतिस्थापन जो सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था वह प्रतिपादित किया था एडविन रे गुथरी ने था। गुथरी के अनुसार उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच जो संबंध स्थापित होने के लिए जो है क्या आवश्यक होता है, तो इसके लिए जो है समीपता आवश्यक होती है दोस्तों। अधिगम का जो चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत जो है वह किसने दिया था, तो वह दिया था एडवर्ड चेस टॉलमैन ने। तथा टॉलमैन के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इसको जो है प्रत्याशा सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। बात करेंगे लेटेंट लर्निंग जो है की अवधारणा जो दी थी वह दी थी दोस्तों एडवर्ड टॉलमैन। तथा इसका जो है अव्यक्त अधिगम या इसको बोलते हैं तथा इसे छिपा हुआ अधिगम भी बोला जाता है लेटेंट लर्निंग को दोस्तों। इसकी जो अवधारणा दी थी वह दी थी एडवर्ड टॉलमैन ने। तथा बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इसको सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बात करेंगे बंडूरा के अनुसार बालक व्यवहार जो है कैसे सीखता है, तो दोस्तों यह प्रतिमान या मॉडल प्रक्षेपण के द्वारा जो है बालक व्यवहार सीखता है। आत्म प्रभावकारिता का जो संप्रत्यय अधिगम में जो किसने दिया था, तो वह दिया था दोस्तों अल्बर्ट बंडूरा ने। तथा रॉबर्ट गैनो ने अधिगम सोपानकी में जो छठा चरण जो है वह कौन सा है, तो दोस्तों वह है सिद्धांत अधिगम। रॉबर्ट गैनो के अनुसार शाब्दिक सहचर अधिगम जो है किस स्तर पर आता है, तो दोस्तों यह जो है चौथे स्तर पर आता है। अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत की समस्या की किस स्थिति पर बल दिया जाता है, तो दोस्तों ये संपूर्ण स्थिति पर जो है इस पर बल दिया जाता है। अधिगम का संज्ञानात्मक मानचित्र जो है किसने विकसित किया था, तो दोस्तों यह विकसित किया टॉलमैन ने। इन्होंने जो है चूहों पर प्रयोग किया था। प्रत्याशा का जो नियम अधिगम के किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों ये टॉलमैन के चिन्ह सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। जैविक अनुबंधन या स्वाद विमुक्ता जो है इसका जो नियम दिया था वह दिया था दोस्तों जॉन गार्सिया ने। इसे गार्सिया प्रभाव भी कहा जाता है दोस्तों। अधिगम का उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद जो किसने दिया था, तो वह दिया था दोस्तों एडवर्ड टॉलमैन ने। तथा स्किनर के अनुसार अधोमुखी अनुबंधन जो है वह क्या है, तो दोस्तों वह है अनुक्रिया के बाद उद्दीपक का आना दोस्तों। प्रोग्राम्ड लर्निंग जो का विचार सबसे पहले किसने दिया था, तो वह दिया था दोस्तों सुकरान ने। परंतु जो आधुनिक जो विचार दिया था प्रोग्राम लर्निंग का वह दिया था दोस्तों स्किनर ने। तो पहले जो दिया था वह दिया था सुकरान ने दोस्तों। कंप्यूटर जनित अधिगम जो है किस सिद्धांत पर आधारित है, तो दोस्तों ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। तथा मशीनी सिमुलेशन जो है उसका अधिगम का संबंध किससे है, तो दोस्तों ये संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से रिलेट करता है दोस्तों। अधिगम शैलियाँ जो है वे किसने दी थी दोस्तों नील फ्लेमिंग ने जो है अधिगम शैलियाँ दी थी दोस्तों। तथा कार्ल रोजर्स के अनुसार सबसे स्थायी और सार्थक अधिगम जो है वह क्या होता है, तो दोस्तों स्वप्रेरित या स्व अनुभूत जो अधिगम होता है वह सबसे ज़्यादा स्थायी और सार्थक अधिगम कहलाता है दोस्तों। बात करेंगे अधिगम स्थानांतरण और वक्र ग्रहण से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। अधिगम स्थानांतरण का जो जड़ सिद्धांत जो है वह किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये सामान्यीकरण सिद्धांत से संबंधित है। तथा अधिगम स्थानांतरण का जो आदर्शों का जो सिद्धांत वह किसने दिया था, तो वह दिया था दोस्तों WC बागले ने। स्थानांतरण के लिए मानसिक अनुशासन का जो सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है, दोस्तों ये संख्या मनोविज्ञान पर आधारित है। तथा जब पूर्व का अधिगम नई परिस्थिति में कोई बाधा या सहायता नहीं देता तो उसको क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसको तटस्थ या शून्य स्थानांतरण कहा जाता है। अर्थात जब कोई परिस्थिति आती है उसमें ना तो कोई बाधा मिलती है तथा ना ही किसी प्रकार की कोई सहायता मिलती है, तो उसको या तटस्थ या शून्य स्थानांतरण कहा जाएगा दोस्तों। दाएँ हाथ से लिखने वाला व्यक्ति यदि बाएँ हाथ से लिखना सीख जाना जो है किसका उदाहरण है, तो दोस्तों इसको द्विपार्श्विक स्थानांतरण का उदाहरण है। अगर व्यक्ति कोई दाएं हाथ से लिख रहा है और बाएं हाथ से ही वो सीख जाता है तो वह द्विपार्श्विक स्थानांतरण का उदाहरण कहलाएगा दोस्तों। तथा यदि एक बालक
गुणा करना सीखकर बाद में ब्याज निकालने के सवाल को हल करता है, तो ये कैसा स्थानांतरण है? तो दोस्तों ये लंबवत स्थानांतरण, अर्थात जो बच्चा जो है प्रोग्रेस कर रहा है। एक ही कक्षा के भीतर गणित के सूत्रों का उपयोग भौतिकी में करना कैसा स्थानांतरण है? तो दोस्तों ये क्षैतिज स्थानांतरण कहलाएगा। थॉर्नडाइक के समान तत्वों के सिद्धांत के अनुसार स्थानांतरण जो है कब अधिक होता है? तो दोस्तों जब दोनों कार्यों में अत्यधिक समानता हो तो जो है स्थानांतरण है सबसे अधिक होता है दोस्तों, समान तत्वों के सिद्धांत में। तथा बात की जाए अधिगम वक्र का जो प्रकाशन जो है हरमन एबिंगहास ने अपनी किस पुस्तक में दिया था? तो दोस्तों इनकी पुस्तक जो है ऑन मेमोरी, जो दोस्तों प्रकाशित हुई थी 1885 में। बात की जाए उन्नतोदर वक्र जो है को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे घटता हुआ प्रतिपल वक्र के नाम से जाना जाता है, तथा नवतोदर वक्र को जो है बढ़ता हुआ प्रतिपल वक्र के नाम से जाना जाता है। बात करेंगे व्यवहारिक जीवन में सबसे अधिक पाया जाने वाला अधिगम वक्र जो है वह कौन सा है? तो वह है मिश्रित या एस आकार का वक्र जो है दोस्तों। अधिगम के पठार की अवधि में सीखने की जो दर होती है वह क्या होती है? तो दोस्तों वह होती है शून्य। जब अधिगम में पठार जी की जो अवधि होगी तो वह हो जाएगी शून्य, अर्थात जो गति जो होती है वह कहीं ना कहीं रुक जाती है दोस्तों। क्या अधिगम के पठार को शिक्षण सामग्री बदलकर जो है दूर किया जा सकता है? तो दोस्तों उसको जो शिक्षण सामग्री या उसमें नई नवीन या कुछ रोचक जो सामग्री के उपयोग से जो है शिक्षक के अधिगम के जो पठार को दूर किया जा सकता है दोस्तों। सीखने में पठार तब आते हैं जब व्यक्ति का एक प्रकार से के जो कार्य से दूसरे प्रकार के कार्य में संक्रमण करता है। तो ये किसने कहा था? तो दोस्तों ये कथन जो है वह वुडवर्थ का है। तो अधिगम वक्र में प्रारंभिक स्फूर्ति जो है वह क्या दर्शाती है? तो दोस्तों नया कार्य शुरू करते समय अत्यधिक उत्साह के कारण जो है तीव्र गति जो है अधिगम वक्र में प्रारंभिक स्फूर्ति कहलाता है दोस्तों। बात करेंगे शारीरिक सीमा के कारण बनने वाला पठार जो है वह कैसा होता है? तो दोस्तों इसे आसानी से दूर नहीं किया जा सकता क्योंकि यह शारीरिक क्षमता से जुड़ा हुआ होता है दोस्तों। बात करेंगे अधिगम वक्र में अंतिम स्फूर्ति कब आती है? तो दोस्तों जब शिक्षार्थी को पता चलता है कि कार्य समाप्त होने वाला, तो वह गति जो है वह दोबारा बढ़ जाती है दोस्तों। बात करेंगे अधिगम किस वक्र में अभ्यास के साथ सीखने की मात्रा लगातार घटती रहती है? तो दोस्तों जब उन्नतोत्तर वक्र आता है उसमें जो है अधिगम के वक्र में अभ्यास के साथ जो मात्रा होती है सीखने की वे लगातार घटती जाती है दोस्तों। तथा अधिगम के पठार का निवारण करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों छात्र को दंडित या हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए दोस्तों। सकारात्मक अधिगम वातावरण के निर्माण के लिए क्या आवश्यक होता है? तो दोस्तों इससे क्या होता है भयमुक्त और सहयोगात्मक माहौल जो बनाकर रखना चाहिए शिक्षक को। इससे जो है सकारात्मक अधिगम और वातावरण के निर्माण के लिए ये अत्यंत आवश्यक होता है। क्या बुद्धिलब्धि जो बदलने से अधिगम की जो क्षमता है वह तुरंत बदल जाती है? तो दोस्तों बुद्धिलब्धि स्थिर मानी जाती है, परंतु अधिगम तकनीक से जो है प्रदर्शन में सुधार लाया जा सकता है दोस्तों। अधिगम पठार और अधिगम अवरोध में क्या अंतर होता है? तो दोस्तों पठार जो है वह अस्थायी ठहराव है, लेकिन अवरोध जो है पूर्ण रूप से अधिगम का रुक जाना जो है वह अवरोध कहलाता है दोस्तों। क्या थकान के कारण बना पठार आराम करने से स्वतः दूर हो जाता है? तो दोस्तों जब कोई थकान से पीड़ित व्यक्ति होता है या थकान आ जाती है तो वह जो है आराम करने से उसका जो पठार है वह समाप्त हो जाता है दोस्तों। अधिगम स्थानांतरण को बढ़ाने के लिए शिक्षक को किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो इससे जो है सहसंबंध विधि का उपयोग करना चाहिए। बात करेंगे बाल विकास अभिप्रेरणा और अधिगम का अंतर संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। अधिगम के लिए आंतरिक अभिप्रेरणा का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों इसमें जो है स्वयं की इच्छा, रुचि और संतोष के लिए जो सीखने की जो भावना होती है वह आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है दोस्तों। बात करेंगे बाह्य अभिप्रेरणा का जो उदाहरण क्या है? तो दोस्तों पुरस्कार, अंक या ग्रेड, प्रशंसा या दंड का जो डर है ये कहीं ना कहीं बाह्य अभिप्रेरणा के उदाहरण है दोस्तों। मैकडूगल के अनुसार जिज्ञासा की जो मूल प्रवृत्ति का संवेग क्या है? तो दोस्तों इससे जो जिज्ञासा है वह आचार से कहीं ना कहीं रिलेट करती है दोस्तों। जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति का संवेग है, तो यह दोस्तों आश्चर्य से जो है रिलेट करेगी दोस्तों। बात करें मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम में सबसे उच्चतम जो आवश्यकता है वह कौन सी है? तो दोस्तों इसमें आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है दोस्तों। बात करें मास्लो के अनुसार प्राथमिक या निम्नतम आवश्यकताएं जो हैं वह कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों सबसे पहली जो है प्राथमिक आवश्यकता है वह है दोस्तों शारीरिक आवश्यकताएं, फिर उसके बाद भोजन, पानी और नींद, ये जो हैं प्राथमिक
आवश्यकताएं पड़ती हैं दोस्तों। तथा बात की जाए अधिगम के लिए अभिप्रेरणा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो ये किसने कहा था? तो दोस्तों ये कथन जो है B.F. स्किनर ने कहा था। तो जो अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम मार्ग है दोस्तों। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? तो दोस्तों ये दिया था डेविड मैकक्लीलैंड ने दोस्तों। बात करेंगे अधिगम की प्रक्रिया में उत्तेजना का जो स्तर होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए? तो इससे उत्तेजना जो है मध्यम या अनुकूलतम स्तर होना चाहिए दोस्तों। पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था के संरक्षण का सिद्धांत सीख जाता है? तो दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है संरक्षण का सिद्धांत सीख ले जाए। जिसकी उम्र की बात की जाए तो वह है दोस्तों 7 से 11 वर्ष। स्कीमा जो है वह क्या अर्थ है उसका दोस्तों? तो मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित पैकेट या ज्ञान की संरचना को इकट्ठा करना जो है वह स्कीमा कहलाता है दोस्तों। बात करेंगे वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे निजी बात क्यों करते हैं? तो दोस्तों अपने कारों विचारों को दिशा देने के लिए जो है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जो है अपने निजी बात जो है करते हैं दोस्तों। बात करेंगे कोहलबर्ग के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास किस स्तर के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये पारंपरिक स्तर के अंतर्गत आता है। तथा एनिमिज्म का जो गुण पियाजे की किस अवस्था में पाया जाता है? तो दोस्तों ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है। जिसकी एज लिमिट की बात की जाए तो वह है दोस्तों 2 से 7 वर्ष की अवस्था दोस्तों। एरिक्सन के अनुसार परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था किस आयु में होती है? तो दोस्तों 6 से 12 वर्ष की जो स्कूल की आयु होती है उसमें जो है परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था कहा जाता है दोस्तों। बात करेंगे ब्रूनर के अनुसार आइकॉनिक मोड में बालक कैसे सीखता है? तो दोस्तों चित्रों मानसिक जो छवियों और दृश्यों के माध्यम से जो है वह बच्चा सीखता है दोस्तों। बात करेंगे आत्मनियमन का अधिगम में क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों अपने स्वयं के अधिगम की निगरानी और मूल्यांकन करने की जो क्षमता जो है वह आत्मनियमन कहलाती है दोस्तों। बात करेंगे बालक का सामाजिकरण अधिगम को कैसे प्रभावित करता है? तो दोस्तों ये बालक के दृष्टिकोण भाषा और मूल्यों का निर्माण करता है। समीपस्थ विकास के क्षेत्र जिसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोला जाता है दोस्तों में सहायता की सीमा को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको पहाड़ या मचान कहा जाता है। पियाजे के अनुसार ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में संतुलीकरण जो है वह क्या है? तो दोस्तों आत्मसातीकरण और समंजन के बीच जो है संतुलन बनाकर रखना जो है वह संतुलिनीकरण कहलाता है दोस्तों। बात करेंगे किशोरावस्था में अधिगम की जो गति तीव्र होने का मुख्य कारण के बारे में, तो वह है अमूर्त चिंतन और तर्क शक्ति का जो है पूर्ण विकास जो है वह अधिगम की गति तीव्र होने का मुख्य कारण है किशोरावस्था में। शैशवावस्था में अधिगम का जो मुख्य माध्यम जो है वह क्या होता है? तो दोस्तों मूल प्रवृत्तियाँ जो हैं और संवेदी अंग जिसको आँख कान जो त्वचा जो है वह उसका मुख्य माध्यम होती हैं दोस्तों। बात करेंगे खेल विधि द्वारा अधिगम किस अवस्था के लिए जो है सबसे उपयुक्त माना जाता है? तो दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था जो अर्ली चाइल्डहुड जो एज होती है उसके लिए जो है खेल विधि जो द्वारा अधिगम सबसे उपयुक्त माना जाता है दोस्तों। बात करेंगे अधिगम में व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों विभेदित अनुदेशन का जो है प्रयोग करना चाहिए शिक्षक को। बात करेंगे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग जो है जिसको लैंगिक रूढ़िवादिता के नाम से जाना जाता है अधिगम को कैसे प्रभावित करती है? तो दोस्तों यह छात्रों की क्षमता और विषय चयन को जो है सीमित कर देता है दोस्तों। लैंगिक रूढ़िवादिता जैसे कहते हैं लड़कों के लिए जो है गणित सरल विषय है तथा लड़कियों के लिए जो है इंग्लिश सरल विषय है। ये कहीं ना कहीं लैंगिक रूढ़िवादिता का जो है उदाहरण है दोस्तों। बात करेंगे बालक के अधिगम पर वंशानुक्रमण का क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों ये बालक की सीखने की जो जन्मजात क्षमता और सीमा जो है तय कर देता है। बात करेंगे आधुनिक नीतियाँ और आकलन और शिक्षण से उससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। अधिगम के रूप में आकलन का क्या तात्पर्य होता है? तो दोस्तों छात्रों द्वारा स्वयं के लिए अधिगम का आकलन करना जाता था सेल्फ असेसमेंट जो है वह कहलाता है दोस्तों। बात करेंगे निदानात्मक परीक्षण के बाद कौन सा कदम अनिवार्य होता है? तो दोस्तों इसके बाद जो है उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है दोस्तों। बात करेंगे सतत और व्यापक मूल्यांकन में सतत का क्या अर्थ है? तो दोस्तों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर और नियमित जो आकलन किया जाता है वह सतत मूल्यांकन कहलाता है दोस्तों। बात करेंगे रचनात्मक आकलन का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना और प्रतिपुष्टि देना जो है रचनात्मक आकलन का उदाहरण है दोस्तों। बात करेंगे योगात्मक आकलन जो है कब किया जाता है? तो दोस्तों पाठ्यक्रम या सत्र के अंत में जो उपलब्धि मापने के लिए जो आकलन किया जाता है वह योगात्मक आकलन कहलाता है। बात करेंगे NEP 2020 के अनुसार जो 5वीं कक्षा तक शिक्षा का माध्यम है वह कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों 5वीं कक्षा जो शिक्षा दी जाती है वह मातृभाषा या स्थानीय भाषा या जो उसके क्षेत्र की लोकल लैंग्वेज जो होती है उसमें जो दी जाती है वह।
बात कीजिए एनसीएफ 2005 के अनुसार ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये मार्गदर्शी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तथा बात करेंगे आरटी एक्ट 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर जिसको कक्षा 6 से 8 तक वो जो छात्र आते हैं, छात्र और शिक्षक के अनुपात की बात की जाए तो वह है 235:1 अर्थात 35 छात्रों पर जो है एक शिक्षक होना अनिवार्य है। दोस्तों शिक्षण का सूत्र पूर्ण से अंश की ओर जो है किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों तो यह गेस्टाल्टवादी सूत्र सिद्धांत पर जो है आधारित है। बात करेंगे ज्ञात से अज्ञात की जो सूत्र का उपयोग अधिगम में क्यों किया जाता है? तो दोस्तों पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को आसानी से समझने के लिए जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र का उपयोग अधिगम में किया जाता है। दोस्तों बात करेंगे सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत पुनः पाठ योजना के लिए कितना समय निर्धारित है? तो दोस्तों 12 मिनट का समय आधारित है। तथा सूक्ष्म शिक्षण चक्र का जो सही क्रम है वह है दोस्तों सबसे पहले पाठ योजना, फिर उसके बाद शिक्षण, फिर उसके बाद प्रतिपुष्टि, फिर है पुनः योजना, फिर पुनः शिक्षण, उसके बाद पुनः प्रतिपुष्टि। ये सूक्ष्म शिक्षण का चक्र तथा का जो सही क्रम है वह है। दोस्तों बात करेंगे आगमन विधि का जो प्रयोग है किस प्रकार के विषयों को सिखाने में किया जाता है? तो दोस्तों यह व्याकरण और गणित के नियम स्थापित करने में जो है आगमन विधि का उपयोग किया जाता है। दोस्तों निगमन विधि की बात की जाए तो इसके लाभ जो हैं वह समय की बचत होती है तथा उच्च कक्षाओं के लिए जो है अत्यधिक उपयोगी है। दोस्तों बात करेंगे डेल्टन विधि में छात्रों को कार्य करने के लिए क्या दिया जाता है? तो दोस्तों ठेका या सस्पेंशन पत्र जो है वह दिया जाता है, जिसको असेसमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वह दिया जाता है। दोस्तों बात करेंगे खोज विधि में शिक्षक की जो भूमिका होती है वह कैसी होती है? उस पर जो उस समय जो शिक्षक की भूमिका होगी वह एक मार्गदर्शक की होगी और एक सुलभकर्ता के रूप में शिक्षक उत्तर जो है वह सीधे नहीं बता सकता, अर्थात उन्हें कहीं ना कहीं उसे रिलेट करके या उनकी जो है उनके एक सुलभ कर्ता के रूप में जो है उनकी प्रेरणा देके तथा उनका एक मार्गदर्शन करके जो है उनकी दिशा को बता सकता है। दोस्तों अर्थात उनके सहयोग कर सकता है। बात करेंगे समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को दिव्यांग छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो दोस्तों उनको जो है सहानुभूतिपूर्ण और समान अवसर प्रदान करने वाला जो है व्यवहार करना चाहिए। बात करेंगे डिसलेक्सिया से पीड़ित छात्र को अधिगम में क्या कठिनाई आती है? तो दोस्तों अक्षरों को पहचानने और शब्दों को उल्टे क्रम में पढ़ने में, जैसे सा को है वाज पढ़ना जो है, इस प्रकार की जो समस्या से वो लोग बच्चे जो हैं डिसलेक्सिया से पीड़ित होते हैं। दोस्तों बात करेंगे एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा में क्या अंतर होता है? तो दोस्तों एकीकृत जो शिक्षा है इसके जो संसाधन होते हैं वह सीमित होते हैं, छात्र को उसमें प्रक्रिया में ढलना पड़ता है, जबकि समावेशी शिक्षा में स्कूल व्यवस्था छात्र के अनुसार जो है स्वयं बदल जाती है। दोस्तों बात करेंगे अधिगम के प्रतिफल का जो है क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों किसी सत्र या पाठ के अंत में छात्र द्वारा अर्जित की जाने वाली जो स्पष्ट क्षमताएं होती हैं वह अधिगम का प्रतिफल कहलाती हैं। दोस्तों बात करेंगे स्केप बोर्ड या फ्नेनर बोर्ड जो है किस प्रकार की अधिगम सामग्री है? तो दोस्तों यह एक प्रकार की दृश्य सामग्री अर्थात विजुअल एड है। दोस्तों बात करेंगे सक्रिय अधिगम में छात्र की जो भूमिका होती है वह होती है दोस्तों छात्र जो है इसमें प्रश्न पूछता है और प्रयोग करता है और चर्चा में भाग लेता है, अर्थात इसमें जो है छात्र की जो है सक्रिय भूमिका के अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं। दोस्तों बात करेंगे थॉर्नडाइक का कौन सा जो नियम यह बताता है कि जो शिक्षा अधूरी रह गई है बच्चे जो हैं जल्दी भूल जाते हैं? तो दोस्तों ये अभ्यास के नियम का तथा अनुपयोग या उपनियम के अंतर्गत ये जो नियम बताता है। दोस्तों बात करें अभ्यास के नियम के अंतर्गत ये जो है दोष आते हैं, अर्थात शिक्षा जो है सीखी गई है जिसे चीज़ें जो हैं बच्चे जल्दी भूल जाते हैं, अर्थात वे कहीं ना कहीं अभ्यास का उपयोग नहीं कर रहे हैं। बात करेंगे रटने की जो प्रवृत्ति को कम करने के लिए एनसीएफ 2005 ने किस पर बल दिया है? तो दोस्तों इसको अवधारणात्मक समझ और व्यवहारिक ज्ञान पर जो है बल दिया है। दोस्तों बात करेंगे अधिगम की सफलता का सबसे बड़ा आधार जो है किसे माना जाता है? तो दोस्तों छात्र का स्वयं का लक्ष्य निर्धारण और दृढ़ इच्छा शक्ति जो है वह अधिगम की सफलता का सबसे बड़ा आधार है। दोस्तों अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।